बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। ये हिंदी सिनेमा में सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स में से एक है, पर हम इस डायलॉग, कैरेक्टर और मूवी को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक बहुत बेसिक ह्यूमन फीलिंग के बारे में है, बदला। इस मूवी का हर कैरेक्टर मानो एक समान है, चाहे वो शाहिद खान हो, सरदार खान हो, उस हरामी को हमें मिटाना है, फैजल हो या फिर डेफिनेट हो। और आप कोई से नहीं डरते हैं, आपको ही मेरा इज्जत करना चाहिए, हम आपसे भी नहीं डरते हैं। सब बदले के पीछे भाग रहे हैं और इन कैरेक्टर्स की कहानियों को देखकर हमारे मन में एक अच्छी फीलिंग आती है जब उनका बदला पूरा हो जाता है, क्योंकि बदले की फीलिंग ही इतनी अच्छी होती है। और इतिहास में आप कई कहानियां पढ़ोगे तो सब में रिवेंज या फिर बदला बहुत जरूरी है, चाहे वो रामायण हो या फिर महाभारत, शेक्सपियर का हैमलेट हो या फिर काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। इन सभी कहानियों में हम चाहते कि वो किरदार जीते जो बदले के पीछे भाग रहा है। और यही हुआ जब अतीक अहमद और उनके भाई लाइव टेलीविजन में मारे गए। कई लोग सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट कर रहे थे इसको। एक बीजेपी लीडर ने तो ये भी कहा कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। इनफैक्ट आज तक इनकाउंटर के पहले ही लोगों से सवाल कर रहा था कि कौन कौन चाहता है अतीक का इनकाउंटर। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केसेस हैं। करीब 40 साल से उसके नाम से उत्तर प्रदेश में लोग डरते थे। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो बसें चलती नहीं थी, इतना खौफ था। और अतीक अहमद ने कई परिवारों की जिंदगियां तहस नहस करी है और कोर्ट्स ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। कई बार अतीक अहमद का ट्रायल हुआ तो, पर अतीक के ट्रायल के लिए 10 जजेस चेंज हुए। किस वजह से? अतीक के डर की वजह से। तो फिर ऑप्शन बचा ही क्या अतीक को खुली छूट दे दी जाए कि वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकता है? इसी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई हत्या नहीं है, ये बल्कि वध है। ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि हिंदू किताबों में भी इस चीज के बारे में बात करी जा रही है। महाभारत में युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने वचन लिया था कि वो जयद्रथ को सूर्यास्त, सनसेट से पहले मारेगा, पर अर्जुन को रोकने के लिए द्रोण ने एक भूल भुलैया बनाया ताकि अर्जुन जयद्रथ के पास पहुँच ना पाए। जब तक अर्जुन और भगवान कृष्ण इस भूल भुलैया से निकल पाए तब तक सूर्यास्त होने वाला था। पर फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने घने बादल यूज करके सूर्य को छुपा दिया। इसे कौरव्स को लगा कि अब तो शाम हो गई, उनको लड़ाई नहीं करनी होगी। जयद्रथ ने भी उस दिन के लिए लड़ाई बंद कर दी, पर इसी समय अर्जुन आया और उसने जयद्रथ को मार दिया। तो बेसिकली भगवान कृष्ण ने भी चीटिंग करी ताकि वो कुरुक्षेत्र में जीत पाए, क्योंकि वो मानते थे कि एक गलत रास्ता चुनना एक नेक चीज के लिए सही है। और अतीक अहमद के बारे में जो विवाद हो रहा है वो भी इसी चीज के बारे में है कि क्या कोई गलत रास्ता चुनना एक क्रिमिनल को मारने के लिए सही है या नहीं। और लोग कहते कि अगर अतीक अहमद एक क्रिमिनल था तो उसका इस तरह मर जाना, उससे क्या प्रॉब्लम है लोगों को? पर अगर यही न्याय है और कोई भी तरीका अलाउड है तो सब लोग उठाओ कुल्हाड़ी और देव बछेड़ा। पर क्या ये न्याय है? ये तो बदला ही हो गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि महाभारत बदले की कहानी है, इसमें पांडव कौरवों से बदला ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। महाभारत में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हर जगह न्याय की, जस्टिस की बात की, उसके असली मतलब की बात की। तो फिर सही कौन है? इनकाउंटर होगा या पुलिस मारी या फिर अपनी बिरादरी का कोई सिरफिरा सड़क के किनारे पड़े मिलब। ये कहना था अतीक अहमद का 19 साल पहले, जब वो 2004 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो 19 साल पहले ही अतीक अहमद को अंदाजा था कि उनकी मौत कैसे होगी। पर अतीक अहमद था कौन? अतीक का जन्म 1962 में हुआ था इलाहाबाद के एक गरीब परिवार में। जब वो छोटा सा ही था तो गरीबी से बाहर आने के लिए वो कोयला चुराता था ट्रेन से और बेचता था। पर अतीक अहमद गैंगस्टर बना 1979 में, जब वो 17 साल का था। 17 साल की उम्र में ही माना जाता है कि उसने अपना पहला अपने पहले मुद्दे के 10 साल बाद अतीक अहमद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलाहाबाद वेस्ट से इलेक्शंस में खड़ा हुआ। तो बेटा अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। ये वो समय था जब राम जन्मभूमि की मूवमेंट अपनी सीमा पर थी और उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम डरे हुए थे कि भविष्य में होगा क्या उनके साथ। जब हमारा मजहब ही नहीं रह जा रहा है, कोई चीज नहीं, तो हमारा क्या है? अतीक अहमद ने इसी डर को यूज किया और इलेक्शन जीता। और यही इलेक्शंस नहीं, अतीक अहमद 2 और स्टेट इलेक्शंस जीता। 1995 में अतीक अहमद को नेशनल अटेंशन मिला था जब उन्होंने और उनके साथियों ने मायावती को अटैक किया था स्टेज पर। लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ मौजूद थी।
समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने गुंडागर्दी की, मारपीट की, मायावती के साथ शर्मनाक बदसलूकी की गई। अतीक अहमद एक ऐसा नेता बन गया था जिसको हम बोलते हैं बाहुबली नेता। 1996 में तो मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी में डाल दिया अतीक अहमद को। अतीक अहमद इनफैक्ट 5 बार स्टेट के पार्लियामेंट में गया इलेक्शन जीतने के बाद, और 1 बार नेशनल पार्लियामेंट में। 30 साल में अतीक अहमद ने करोड़ों का माफिया एम्पायर बनाया। अतीक अहमद जमीन और प्रॉपर्टी खरीदता था बहुत कम दामों में। कैसे? ओनर्स को धमकी देकर, और जो लोग नहीं मानते उनको कई बार किडनैप कर लिया जाता। जैसे लखनऊ का ट्रेडर मोहित जायसवाल कि यूपी के इस बाहुबली ने रंगदारी के लिए ही बिजनेसमैन को किडनैप करवाया था। और अतीक अहमद तब कहा था? जेल में। अपनी पूरी जिंदगी में अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस लगे थे, इंक्लूडिंग मर्डर और किडनैपिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी वोटर अतीक अहमद जो एक गैंगस्टर था उसको वोट क्यों देगा, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे गैंगस्टर्स को क्यों रखेगी? वो वोटर्स ऑब्वियसली बेवकूफ होंगे ना, तभी तो वो क्रिमिनल को वोट दे रहे हैं। नहीं, पर वो वोटर बेवकूफ नहीं है, वो अपने हित के लिए वोट दे रहा है। इस पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है मिलन वैष्णव ने, व्हेन क्राइम पेज, जहाँ उन्होंने कई बाहुबली नेता के बारे में बात करी है, चाहे वो अतीक अहमद हो या फिर राजा भैया। अब इन बाहुबली नेता का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की इंडिपेंडेंस के पहले 40 सालों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, और कई बार कांग्रेस को क्रिमिनल्स की जरूरत थी पोल बूथ कैप्चर करने के लिए या फिर काम करवाने के लिए, क्योंकि क्रिमिनल्स के पास आदमी होते थे। तो उस समय सभी गैंगस्टर्स कांग्रेस के लिए काम करते थे। तो क्रिमिनल्स कांग्रेस को आदमी देते और उनका काम करते, और रिटर्न में कांग्रेस पार्टी क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देती कि हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ये सिलसिला 30 सालों तक चला। पर 1980s में इंडियन राजनीति में कंपटीशन बढ़ गया, तो फिर क्रिमिनल्स को समझ आया कि अब कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस की ही सरकार होगी, और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं हुई तो हो सकता है उनको जेल में जाना पड़े। इसलिए क्रिमिनल्स ने डिसाइड किया कि अब वो पॉलिटिक्स में खुद एंटर कर जाएंगे, क्योंकि अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नेता बन जाओ। और नेता बनने से उनको बस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी कमाई भी होगी स्टेट के टेंडर कॉन्ट्रैक्ट जीतने से। 2013 की एक स्टडी ने दिखाया कि एक विधायक की दौलत ऑन एवरेज 222% से बढ़ जाती है बस एक टर्म में। तो फिर कौन गैंगस्टर नेता नहीं बनना चाहेगा? और ये चीज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी फायदेमंद थी। 2019 के जनरल इलेक्शन को हम छोड़ दें तो 3 जनरल इलेक्शंस में क्रिमिनल चार्ज रखने वाले कैंडिडेट की जीतने की चांसेस साफ कैंडिडेट से 3 गुना ज्यादा होती है। ये इसलिए है क्योंकि ऐसे कैंडिडेट के पास पैसा है। आप भी जानते हैं कि आज एक इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है कि हम उन कैंडिडेट्स को टिकट दें जो खुद अपना खर्चा चला पाए, और इन गैंगस्टर के पास पैसा भी है और आदमी भी एक इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि यही आदमी सड़क सड़क जाकर प्रचार करते कैंडिडेट के बारे में। इसलिए इन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए जीतना ज्यादा आसान हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे लोग अपने खुद के क्रिमिनल चार्जेस भी बहुत शान और शौकत से बताते हैं, छिपाने की कुछ जरूरत नहीं है। वैसे ये था अतीक अहमद का मैनिफेस्टो। तो ये कैंडिडेट्स उल्टा बताना चाहते हैं अपने वोटर को कि उन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। क्यों? क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो दबंग है। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है, और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। और ये इमेज दिखाना उन इलाकों में जरूरी है या सरकार कुछ काम नहीं कर पाती, जबकि ये दबंग क्रिमिनल्स लोगों को बता पाते हैं कि हमारे इलाके में कम से कम हम कुछ काम तो करवा सकते हैं। तो गरीबों के मसीहा हैं, जब भी कोई यो काम लेके जाता है उसके लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर पे हो, कहीं भी हो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पर आपके पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। अब अगर आप कोर्ट की उम्मीद लगाओगे तो उससे कुछ सॉल्व नहीं होगा, पर अगर आप इस दबंग क्रिमिनल को जानते हो तो वो आपके घर पर आएगा, पड़ोसी को चाटा मारेगा और इशू सॉल्व कर देगा। और ऐसे इलाकों में यही छवि इन क्रिमिनल्स की कि ये रॉबिन हुड है, ये गरीबों की मदद करते हैं। और इसी तरह अतीक अहमद 5 बार एमएलए बने उत्तर प्रदेश में। 2003 में 5वीं बार एमएलए बनने के बाद 2004 में उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस लड़े। लोकसभा इलेक्शंस में जीतने के बाद उनकी एमएलए सीट खाली हो गई, जिसके बाद उनके भाई अशरफ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से फिर लड़ने लग गए। पर अतीक की तरह उनका भाई वो सीट जीत नहीं पाया। वो सीट जीती राजू पाल ने, और वो भी एक लोकल डॉन था। तो एक माफिया के खिलाफ दूसरा माफिया। इस सीट का इलेक्शन हुआ था अक्टूबर 2004 में, और 1 महीने के बाद अतीक के आदमियों ने राजू पर फायर किया, पर राजू बच गया। दिसंबर में एक और बार फायरिंग हुई, इस बार भी राजू बच गया। पर 1 महीने के बाद जनवरी 2005 में अतीक के आदमियों ने एक और बार ट्राई किया, और इस बार उन्होंने 19 गोलियां डाली
और राजू की हत्या कर दी। राजू की 9 दिन पहले ही शादी हुई थी। उनकी बीवी का नाम था पूजा पाल। राजू की हत्या के बाद पूजा को टिकट दी गई बहुजन समाज पार्टी से, पर इस बार अशरफ इलेक्शन जीत गया। ये एक उदाहरण था अतीक के माफिया राज के बारे में। पर पॉलिटिकल दबाव इतना पड़ गया था कि अतीक को सरेंडर करना पड़ा 2008 में। पर 4 साल बाद अतीक को छूट मिल गई और वो वापस इलेक्शन लड़ने लग गया। पर इस बार वो इलेक्शन जीता नहीं, जिसके बाद अतीक अहमद का पॉलिटिकल करियर बद से बदतर होता गया। 2017 में अतीक अहमद को वापस अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उसके आदमियों ने एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टाफ को पीटा। 14 दिसंबर 2016 को इलाहाबाद के शियार्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निष्कासित 2 छात्रों के निलंबन पर अतीक अहमद और 50 गुर्गों शिक्षकों और कर्मचारियों से मारपीट की थी। 2019 में अतीक अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ाई करी लोकसभा इलेक्शंस में, पर अतीक को बस 855 वोट्स मिले। और इसी साल अतीक अहमद के आदमियों ने उमेश पाल को भी मार दिया, जो राजू पाल के मर्डर में एक प्राइम विटनेस था। जिसके बाद योगी सरकार ने अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन लेने का निर्णय लिया। ये है जया पाल, उमेश पाल की बीवी, वही उमेश जो प्राइम विटनेस था राजू पाल के मर्डर केस में। और अलेजिडली इसका कत्ल करवाया अतीक अहमद के बेटे असाद अहमद ने। और रिसेंटली असाद अहमद को मारा गया एक पुलिस एनकाउंटर में। MPN gangster Atiq Ahmad's son Asad was killed in an encounter by the UP police in Jhansi. और देखिए कि जया पाल क्या कह रही है असाद अहमद के एनकाउंटर के बारे में। तो अशरफ के साथ क्या होना चाहिए? ये शासन प्रशासन उनके साथ उचित कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब अगर हम में से कई लोग उनकी जगह होते तो हम भी यही चीज की मांग कर रहे होते। उनके पति की क्या गलती थी? वो तो एक बस विटनेस था, उसको क्यों मारा गया? और जयापाल अकेली नहीं है। अतीक अहमद के कारनामों की वजह से कई परिवारों पर असर पड़ा है। जैसे मैंने YouTube कम्युनिटी पर एक पोल लिया कि अतीक अहमद की किलिंग क्या एक अच्छी चीज थी या फिर बुरी। इस अकाउंट ने कहा कि मुझे उसके लिए कोई अफसोस नहीं है, वो कन्विक्टेड मर्डरर्स हैं जिन्होंने कई परिवार उजाड़े हैं। इस रेडिटर ने कहा कि अतीक की मौत की वजह से कई लोग जो अतीक के क्राइम्स के शिकार थे उनको चैन मिलेगा और कई लोग ऐसे जस्टिस से खुश हैं। अतीक ने तो खुद ही कहा था कि वो रोड की साइड पर मरेगा। पर ये जस्टिस कैसे हुए? तो बदला लेना है। आप सुनो भगवान कृष्ण इस बारे में क्या बोलते हैं। गुस्सा हमारी बुद्धि को ब्रश करता है। गुस्से में क्या हुआ न्याय जस्टिस नहीं है, वो तो रिवेंज है, प्रतिशोध है, बदला है। अब मैं समझ सकता हूँ कि मेरे लिए इस कमरे में बैठ के सब बोलना आसान है, और अगर मेरे साथ ये हुआ होता तो मैं भी बदला लेने का सोच रहा होता। मैं बदले का डिजायर समझता हूँ, पर हमारा जस्टिस सिस्टम उस बदले के डिजायर को पूरा करने के लिए नहीं डिजाइन। एक तरफ ये जस्टिस सिस्टम है जिसमें हम हमारा गुस्सा निकालना चाहते हैं क्योंकि एक इमोशनल अप्रोच है, इसमें पता थोड़ी चलेगा कितनी सजा देनी है, सड़क पर चलते हुए गोली मारनी है। और एक तरफ कोर्ट है। कोर्ट इमोशनली सिचुएशन में जुड़े हुए नहीं है, वो अच्छे से सिचुएशन को समझ के एनालाइज करके उसे तराजू में तोल के फिर सजा देंगे, और सजा ऐसी होगी जो क्राइम के बराबर हो, प्रोपोर्शनेट हो। भगवान कृष्ण ने यही चीज अर्जुन को कही थी महाभारत में। अर्जुन बहुत बड़ी समस्या में था कि युद्ध की वजह से कितनी जानें जा सकती हैं, पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि उनको अपना धर्म फॉलो करना चाहिए। और अगर आप इसी चीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक, पीयूष सिंह की श्रीमद् भगवद गीता, जिसको आप सुन सकते हो कुकू FM ऐप पर। इस ऑडियो बुक को 30 लाख से ज्यादा बार सुना गया है और इससे आपको अपनी जिंदगी में भी सीख मिल सकती है। इसके अलावा आपको कुकू FM ऐप पर कई तरीके की ऑडियो बुक्स मिलेंगी, फिक्शन हो, सेल्फ हेल्प हो, सोसाइटी हो या फिर पॉलिटिक्स हो। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 25 लाख से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं और 4.5 से ज्यादा रेटिंग है, जिसमें आप हिंदी या फिर दूसरी इंडियन लैंग्वेज में शो सुन सकते हो। इसके अलावा कुकू FM में ड्राइव मोड या फिर सेविंग नोट्स फीचर भी है, जिससे ऐप को यूज करना आसान हो जाता है। और पहली बार कुकू FM 50% डिस्काउंट दे रहा है पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए, जो होगा बस 49 रुपीज का। तो आप मेरा कूपन कोड मोहक50 यूज कर सकते हो और ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब सवाल ये कि क्या इंडियन कोर्ट्स सॉल्व कर सकते थे इस प्रॉब्लम को? राजू पाल का मर्डर हुआ था 2005 में, 18 साल हो गए पर अभी भी इस मर्डर के लिए किसी को कन्विक्ट नहीं किया गया। 101 केसेस फाइल करने के बाद फाइनली 28 मार्च को अतीक अहमद कन्विक्टेड हुए इस मर्डर में, और ये भी मुमकिन हुआ क्योंकि किसी तरह उमेश पाल ने गवाही दे दी अतीक अहमद के खिलाफ। पर यूपी पुलिस उमेश पाल को सेफ्टी दे नहीं पाई, जिस वजह से उनका मर्डर हो गया। इसी वजह से अतीक अहमद जैसे बाहुबली लीडर्स के खिलाफ कोई गवाही देना नहीं चाहता।
और अगर कोई दे भी तो सालों लग जाते कोई केस सॉल्व करने के लिए। और ये प्रॉब्लम बहुत बुरी है अभी। और बस डिले की बात नहीं है, कई बार हमारा जस्टिस सिस्टम अपना काम भी नहीं करता। जैसे 2002 में केरला के कोर्ट ने अहमद कोया को सजा नहीं दी थी, जिसने एक 13 साल की लड़की का रेप और मर्डर किया। तो फिर उस लड़की के पिताजी ने क्या किया, वो खुद रेपिस्ट के पास गया और उसको गोली मार दी। 2022 में इंडियन कोर्ट्स में 4 करोड़ 70 लाख केसेस पेंडिंग है। इतने सारे केसेस पेंडिंग इस वजह से भी हैं क्योंकि हमारे कोर्ट्स में इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं। जहां इंडिया के हाई कोर्ट्स में करीब 1100 जजेस होने चाहिए, अभी हाई कोर्ट में बस करीब 700 जजेस ही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक स्टडी के हिसाब से इंडियन कोर्ट्स को 324 साल लग जाएंगे पुराने केसेस सॉल्व करने के लिए। कौन 300 साल वेट करेगा जस्टिस के लिए? इसी वजह से लोग इंस्टेंट जस्टिस चाहते हैं। पर क्या कानून हाथ में लेना सही तरीका है? भले ही एंड जस्टिफाइज द मीन्स। मैं आपको बीरबल भगत के बारे में बताता हूँ। बीरबल भगत पे मर्डर का इल्जाम था और वो 28 साल जेल में रहे, पर उन्हें रिहा कर दिया गया लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। पर इमेजिन हमने इंस्टेंट जस्टिस का तरीका अपनाया होता, खून के बदले खून, पर जब बाद में पता चला वो इनोसेंट है तब क्या हम उन्हें इस इंस्टेंट जस्टिस के बाद वापस ला पाते? इनफैक्ट ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं गलत हाथों में। देहरादून में हुए MBA छात्र रणबीर सिंह के फर्जी एनकाउंटर केस में 17 पुलिस वालों को हत्या और एक अन्य पुलिसकर्मी को सबूत नष्ट करने का दोषी पाया गया था। एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, मगर मेरा पॉइंट है कि इसलिए तो कोर्ट्स होते हैं, बिना इमोशन के सही न्याय करने के लिए। पर यह भी तो डिसाइड करना है कि किसी क्राइम की सही सजा क्या है। मैं आपको एक दूसरे इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। ये इनफैक्ट एक लॉ कॉलेज का वीडियो है। इसमें मुस्लिम बच्चे इस बेचारे हिंदू बच्चे को मार रहे हैं क्योंकि इसने कोई 1 साल पुरानी व्हाट्सएप चैट में प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था। फुल डिस्क्लेमर, अगर मेरे साथ ये हुआ था तो मैं भी बदला लेने का ही सोच रहा होता। हाँ बाबा, लड़के और हॉकी स्टिक लेके हॉस्टल आ जाओ, मैटर हो गए। पर थैंक गॉड ये मेरी तरह एक बेवकूफ आदमी नहीं है, एक समझदार आदमी है जो कोर्ट गए पुलिस कंप्लेन की। अब सपोज ये कोर्ट गए और उन्हें बताया ऐसा ऐसा हुआ है, ये तीनों गिल्टी है, प्रूव हो गया। अब कोर्ट को पनिशमेंट देनी है, सजा क्या दे? तो ऑनरेबल कोर्ट बोलेंगे ठीक है, इसने तेरी आंख पे मारा है तो इसकी आंख पे मार, इसने तेरी टांग तोड़ी है तो इसकी टांग तोड़ दे, और इसने हाथ से खून निकाला है तो इसके खून निकाल दे। अब कुछ को सुन के थोड़ा ऑड लग रहा होगा क्योंकि बचपन से तो हम ये देख रहे हैं कोई गलत कर रहा है उसे कोर्ट लेके जाओ और कोर्ट से जेल भेजेंगे। मगर ये भी तो न्याय ही है, जो उसके साथ हुआ उसने वही का वो वापस कर दिया। पर ये तो रिवेंज ही है, बदला ही तो हो गया। इनकी सोच में तो सुधार आया ही नहीं। इनको ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं कि जो इन्होंने इस बेचारे के साथ किया उसमें गलत क्या है। इसीलिए जस्टिस ऐसी होती है जिसमें अपराध करने वाले को उसकी गलती रियलाइज हो, उससे जो गलत किया है उसमें सुधार करे और सोसाइटी का इन जनरल फायदा हो। इनफैक्ट हम इंस्टेंट जस्टिस प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे पुलिस और जुडिशियल सिस्टम को सुधारने में ज्यादा मेहनत लगेगी। इंस्टेंट जस्टिस की जगह हमें ऐसा जस्टिस सिस्टम बनाना चाहिए जो एफिशिएंट हो, फेयर हो, जिसका इस्तेमाल सब आसानी से कर सके। अब इस कमेंट को देखिए जो मेरे पोल पर आया था कि हम यूपी मॉडल के बारे में बात नहीं कर सकते मुंबई के बिना बात करे हुए। मुंबई क्यों? क्योंकि 1980s और 1990s के दौर में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। उस समय किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और गैंग वॉर बहुत कॉमन थी मुंबई में। पर आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये कैसे हुआ? एनकाउंटर्स। मुंबई के 93 ब्लास्ट के बाद पुलिस ने एनकाउंटर्स को यूज किया क्राइम को रोकने के लिए। क्राइम ब्रांच की एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम बनाई गई और जिनको फुल पावर दी गई कि आप क्राइम सॉल्व करो बस। Last count, Pradeep, you had 4 of 92 and you 78, isn't it? Or something like that. कोर्ट के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। माना जाता है कि मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स जैसे दया नायक, प्रदीप शर्मा और विजय सालस्कर ने 250 से ज्यादा क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया और लोग इस पॉलिसी से बहुत खुश थे। इनफैक्ट आम जनता ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को हीरो मानती थी। 2004-2005 तक तो मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी थम गया था और लॉजिक ये दी गई थी कि इनकाउंटर से दूसरे क्रिमिनल्स में डर फैलता है और वो 10 बार सोचेंगे एक क्राइम करने से पहले, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुंबई का पुलिस ऑफिसर उनको मिल गया तो वो उनका एनकाउंटर कर देगा। पर क्या ऐसे डर से दूसरे क्रिमिनल्स क्राइम करने से रुकते हैं? और ये तो कब से होता आ रहा है। लोगों को पब्लिकली कोड़े मारे जाते हैं ताकि बाकी सबको याद रहे कि ये जुर्म करोगे तो सजा क्या मिलेगी। शरिया लॉ में तो ये अभी भी होता है। पर क्या ये काम करता है? सपोज ये 3 5 स्टार है, अगर मैं एक चुराऊंगा तो मुझे 100 डंडे पड़ेंगे और अगर मैं तीनों चुराऊंगा तो मुझे 500 डंडे पड़ेंगे। अब अगर मुझे चुरानी ही है और मैं फ्रिज तक पहुंच ही गया हूं तो मैं तीनों ही चुराऊंगा, क्योंकि रिसर्च कहती है कि क्राइम करते टाइम हम 100 या 500 डंडे खाने से नहीं डरते, हम पकड़े जाने से डरते हैं। इनफैक्ट कनाडा में 1975 में डेथ पेनल्टी हटाने के बाद भी मर्डर रेट गिर रहे थे। ऐसे ही सिंगापुर, जहां मर्डर करने पे डेथ पेनल्टी दी जाती है, और हांगकांग, जहां डेथ पेनल्टी 1993 के बाद अबॉलिश कर दी गई। रिसर्चर्स ने बताया दोनों जगह मर्डर रेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
इसीलिए डराने के लिए दी जाने वाली पनिशमेंट जरूरी नहीं है क्राइम रिड्यूस करे। पर अगर अतीक अहमद आपके परिवार पर कुछ करता तो आप क्या करते? क्या आप बोलते कि हम कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट्स को निर्णय लेने दो? ये कहना आसान है कि सबको एक ट्रायल मिलना चाहिए, पर अगर उस क्राइम का इम्पैक्ट आपको पड़ा है। हाँ, आपका गुस्सा एकदम जायज है, पर इसीलिए तो कोर्ट्स होते हैं ताकि हम एक सोसाइटी की तरह फंक्शन कर सकें। इनफैक्ट महाभारत में पांडवों को युद्ध नहीं करना था। अर्जुन कह रहे थे कि वो अपने कजन्स को नहीं मारना चाहते, पर फिर भगवान कृष्ण समझाते हैं कि युद्ध मैं कर रहा हूँ, हथियार तुम हो, क्योंकि मुझे हस्तिनापुर को कौरवों से बचाना है, उस सोसाइटी को कौरवों से बचाना है। यहीं पे सोसाइटी का रोल आता है। एंड गोल बदला लेना नहीं है, एंड गोल सोसाइटी का उद्धार है, उनका वेलबींग है। एक गैंगस्टर जिसने बहुत जिन्होंने अपराध किए, उसे मारना सोसाइटी का भला करना है, पर तरीका ऐसा जो इंडियन सोसाइटी के न्याय को रिप्रेजेंट करे और संविधान के हिसाब से। 3 लोग जिन्होंने आतिक को मारा, उन्हें पुलिस रिपोर्ट में कहा कि इन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो फेमस होना चाहते थे। अगर एंड जस्टिफाई कर रहा है हमारे तरीके, तो यहाँ तो एंड गोल फेम है। और मैं आतिक अहमद को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर उस लीगल सिस्टम को डिफेंड कर रहा हूँ जिसे हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो फिर जस्टिस दी कैसे जाए? जस्टिस देने का तरीका क्या होना चाहिए? भगवत गीता से जो मुझे समझ आया कि भगवान कृष्ण ने न्याय 2 तरीकों से किया। उन्होंने कौरवों को पांडवों से युद्ध में हरवा के इंडिविजुअल लेवल पे न्याय किया, और कौरवों को हरा के उन्होंने हस्तिनापुर की सोसाइटी को कौरवों से बचाया, जो दिखाता है कि जस्टिस में अलग अलग लेयर्स, अलग अलग डायमेंशन होती है। आपको सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, पर हम पनिशमेंट देते हैं क्रिमिनल को सुधारने के लिए। इन कॉन्सेप्ट्स को रिहैबिलिटेशन और रेस्टोरेशन बोलते हैं। मैं आपको रवांडा के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 1994 में रवांडा में हुतू कम्युनिटी ने वहाँ की माइनॉरिटी तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया। 100 दिन में 8 लाख लोग मारे गए। जब ये जेनोसाइड खत्म हुआ, रवांडा के सामने अब चैलेंज था अपना पूरा देश वापस बनाने का, और उन्होंने एक जस्टिस के सिस्टम को चूज किया, गकाका जस्टिस, जिसमें क्रिमिनल अपनी गलती माने और विक्टिम उन्हें माफ करे। ऑलमोस्ट 30 साल बाद रवांडा आज एक रिलेटिवली बेटर पोजीशन में है। सिर्फ यही नहीं, आज रवांडा अफ्रीका की एक प्रॉस्परस कंट्री है। जस्टिस सिस्टम उस हार्म को सुधारने के लिए काम करता है जो क्रिमिनल ने किया, और वो क्रिमिनल वापस एक सोसाइटी का लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सके। हम सब जानते कि अतीक अहमद को अपने क्राइम्स के लिए सजा मिलनी ही चाहिए थी। हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स अपने कमरों से जरूर बोल सकते हैं, पर अगर अतीक अहमद से हमें एक पर्सनल इम्पैक्ट पड़ता तो हो सकता था कि हम बहुत खुश होते अभी अतीक अहमद की डेथ से। पर क्योंकि ऐसा नहीं है, इस वजह से हम इमोशन से नहीं, लॉजिक यूज करके आर्ग्यूमेंट समझ सकते हैं। क्योंकि अतीक अहमद के मरने से ये क्लियर नहीं है कि क्राइम कम हो जाएगा, इनफैक्ट क्राइम बढ़ सकता है। बहुत रिसर्च हो गई है कई देशों में कि क्राइम किस चीज से कम होता है, और वो इनकाउंटर से नहीं होता, क्योंकि इनकाउंटर्स करना बहुत आसान है, मुश्किल है एक अच्छा जस्टिस सिस्टम बनाना। रिसर्च ने दिखाया कि क्राइम कम करने के लिए हमें क्रिमिनल, विक्टिम और स्टेट तीनों को सोच समझ के एक निर्णय लेना चाहिए। और रेस्टोरेटिव जस्टिस का पॉइंट ही ये है, क्योंकि वो क्राइम की मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। इंडियन लॉ भी यही कहता है कि क्रिमिनल्स को बेल दी जाती है ताकि वो चेंज कर पाए अपना बिहेवियर। कई बार इंडियन कोर्ट्स ने कहा है कि बेल नॉट जेल इज द रूल। गुजरात की कम्युनल राइट्स के केसेस में भी कॉन्विक्ट्स को बेल पर रिलीज किया गया था। उनको मध्य प्रदेश में मैंडेटरी कम्युनिटी सर्विस करने के लिए बोला गया था। दिल्ली के 1999 के हिट एंड रन केस में जहाँ 6 लोग मरे थे, कॉन्विक्ट के जेल टाइम को कम कर दिया गया और उसको कम्युनिटी सर्विस करने के लिए बोला गया। कई स्टडीज ने दिखाया कि रेस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम्स की वजह से यूएस और अमेरिका में क्राइम्स कम हुए हैं। मगर उत्तर प्रदेश में हम रेट्रिब्यूटिव जस्टिस फॉलो कर रहे हैं, जहाँ आइडिया ये है कि ऐसे पनिशमेंट लोगों के मन में डर क्रिएट करेंगे। और सिर्फ योगी जी नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि यूपी मॉडल सुधार लेकर आ रहा है। पर क्या ऐसा सच में है? एनसीआरबी का डेटा अलग ही कहानी बताता है। 2016 और 2020 के बीच में यूपी में क्राइम बढ़ गए, पर हो सकता है डेटा ग्राउंड रियलिटी का सही रिप्रेजेंटेशन ना हो। नंबर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि क्राइम्स रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा अगर मान ले चोरी डकैत कम हो रही है, पर हेट क्राइम्स और पिछड़े वर्ग के खिलाफ जो क्राइम्स है, इनका क्या? एनएचआरसी के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 2016 से 2019 के बीच में 43% केसेस यूपी में रजिस्टर हुए हैं। और इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी की सरकार को हेट क्राइम्स पे एक्ट करने को कहा है। भले ही शॉर्ट टर्म में बुलडोजर जस्टिस इनकाउंटर राज अच्छा लग रहा हो, काम करता हुआ दिख रहा हो, पर इवेंचुअली ये हमारे रूल ऑफ लॉ के खिलाफ काम करता है और पब्लिक का जस्टिस सिस्टम और कोर्ट से विश्वास और कम करता है। और अगर एक क्विक फिक्स है जैसा सभी क्लेम करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर कर रहा है। और क्या आपको लगता है हमें ऐसा रिस्क लेना चाहिए? अब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की मानो तो ऐसी इनकाउंटर और बुलडोजर पॉलिसी से इम्पैक्ट पड़ रहा है यूपी के क्राइम पर। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता।
अब ये जरूर है कि हमारा जस्टिस सिस्टम परफेक्ट नहीं है और क्रिमिनल्स को सजा मिलना बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, पर ये भी जरूरी है कि जस्टिस इमोशन से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन से चलना चाहिए, तभी हमारा समाज डेवलप कर पाएगा। क्योंकि बदला लेना आसान है, रूल ऑफ लॉ बनाना इतना आसान नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बटवाई के चैनल को भी, जो बहुत अच्छे एक्सप्लेनर वीडियोस बनाता है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, जहाँ हम बात करते हैं कि इंडिया में इतने क्रीपी और शेडी बाबाज इतने पॉपुलर क्यों हो जाते हैं, तो उसको जरूर देखना। और कोको एफएम को भी चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।